हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बता दूं कि एसएससी या फिर रेलवे एनटीपीसी का अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप अंत तक देखें इस वीडियो को, और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। हाल ही में यूएसए अमेरिका, पहला क्वेश्चन में कि हाल ही में यूएसए जो अमेरिका है ने चीन से सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए छात्रों का वीजा रद्द कर दिया है। चीन के छात्रों का वीजा रद्द कर दिया है। वीजा क्या होता है? तो वीजा वो प्रमाण पत्र होता है जो किसी देश के द्वारा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह व्यक्ति को हमारे देश में आने का इजाजत है। मतलब एक इजाजत पत्र है वीजा। और पासपोर्ट उसी तरह से कोई भी देश का पहचान पत्र होता है दूसरे देशों में। अगर भारत से कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में जाता है तो उसको पासपोर्ट मिलता है और वो पासपोर्ट में लिखा होता है कि यह भारतीय है। और वीजा अगर वहां पर रहने का कोई इजाजत दे दे तो उसको बोलते हैं वीजा। तो वीजा और ये जो है पासपोर्ट में अंतर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर वीजा रद्द करने का बताया है यूएसए गवर्नमेंट ने। ट्रंप ने कहा है, चुनाव को देखते हुए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं वहां पे। तो क्या किया है कि 1000 विद्यार्थियों का जो है उनको मेल भेज दिया गया है। यह सूचना मेल के द्वारा भेजी गई है और उन्होंने कहा है कि यहाँ से ये विद्यार्थी चले जाएं। तो ये कौन से विद्यार्थी हैं? तो ये विद्यार्थी हैं जो डिफेंस के क्षेत्र में यहाँ का पढ़ाई किया है, तो डिफेंस में शिक्षा लिया है और यह चीन के लिए यहाँ पर सूचनाएं एकत्र कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए सुरक्षा को हवाला देते हुए सिक्योरिटी पर्पज से क्या किया है कि या फिर चीन के 1000 छात्रों का वीजा जो है रद्द करने का मेल भेजा है। ठीक है दोस्त। और यहाँ पर लगभग 3,60,000 जो है बच्चे चीन से पढ़ने आते हैं F1 और M1 वीजा के तहत। वीजा का तरीके बहुत से टाइप होते हैं दोस्त। F1 और M1 वीजा जो है स्टूडेंट को दिया जाता है और इसी तरह से जो वहां पर नौकरी के लिए जाते हैं उसको अलग तरह का वीजा दिया जाता है। तो F1 मतलब जो है शिक्षा के लिए दिया जाता है और M1 जो है टेक्निकल शिक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्त, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। तो चलिए दोस्त, जो माइग्रेट वीजा है दोस्त, माइग्रेट वीजा होता है एक, और एक नॉन माइग्रेट वीजा होता है। ये दोनों में वीजा का दो अन्य टाइप है। तो नॉन माइग्रेट और माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट मतलब जो वहां बसने के लिए गया है उसको माइग्रेट वीजा दिया जाता है, और जो नौकरी करने या फिर पढ़ने के लिए जो वापस आ जाएगा स्वदेश उसको दिया जाता है नॉन माइग्रेंट वीजा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो है बहुत ही सनसनीखेज जो मुद्दा चल रहा था उसके बारे में कुछ जो है आंकड़े लेके आया हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो बड़ा हाल ही में केंद्र सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत की किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान किया है? तो वाई प्लस कैटेगरी का सुरक्षा दिया है दोस्त। तो वाई प्लस कैटेगरी का सुरक्षा दिया है। तो देश में कितने तरह के सुरक्षा दिए जाते हैं? ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। तीसरे नंबर का सुरक्षा कहलाता है कौन? वाई प्लस कैटेगरी। ठीक है, तो बाकी कौन कौन से हैं तो हम लोग देखते हैं बाकी कौन कौन से सुरक्षा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दिया जाता है जो देश के लिए बहुत ही चर्चित और उसके वजह से देश की जनता बहुत बड़े लेवल पे हंगामा कर सकती है, विरोध प्रदर्शन कर सकती है, उनकी को जान जीवन के नुकसान को लेकर क्या करता है? गृह मंत्रालय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो वाई प्लस की जो सुरक्षा दिया जाता है दोस्त उसमें क्या है कि एक्स वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी, ये 6 तरह का सुरक्षा दी जाती है भारत में। तो एसपीजी की सुरक्षा जो होती है दोस्त वो प्रधानमंत्री को सामान्यता प्राप्त होता है। और एक्स कैटेगरी का जो सुरक्षा होता है दोस्त उसमें सिंपल सा एक गार्ड दिया जाता है। अगर किसी को खतरे, कोई भी खतरा का एहसास होता है और वो अगर सरकार पाया जाता है कि हाँ इसको ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको एक्स कैटेगरी का सुरक्षा दिया जाता है। ठीक है दोस्त, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, जहां पर एक्स श्रेणी की सुरक्षा जो दिया जाता है उसमें एक गार्ड होता है। इसके अलावा जो इन सुरक्षा को 4 तरह से बांटा जाता है। मतलब ये सुरक्षा जो है 4 तरीके से दिया जाता है। कोई भी सुरक्षा जो है 4 तरीके से दिया जाता है। क्या क्या? तो एक होता है कि घर की सुरक्षा, मतलब वहां जो जहां रहता है उस आवास का सुरक्षा। और होता है कि मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी मतलब अगर वो गाड़ी से चल रहा है कोई वैन से तो उस वैन का सुरक्षा दिया जाता है। और एक है ऑफिस का सुरक्षा, जैसे जजों को दिया जाता है दोस्त कि ऑफिस में कि कोई भी मुद्दे पे अगर वो डिसीजन देता है तो जनता भड़क ना जाए, उसका प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से उसको ऑफिस में सुरक्षा दी जाती है। और एक होता है दोस्त
इंटर स्टेट सिक्योरिटी, मतलब अगर कोई अपना राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाता है या फिर कोई देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है तो वहां पे सुरक्षा देगा, इसको भी बोलते हैं इंटर स्टेट सुरक्षा, ठीक है, सिक्योरिटी। कंगना रनावत जो है दोस्त बीते दिनों सुशांत सिंह राजपूत केस जो हुआ था, बॉलीवुड में नेपोटिज्म का आरोप लगाया था। कंगना रनावत ने जो है नेपोटिज्म का आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह का जो है मतलब हत्या है ये, मतलब एक तरह से आत्महत्या नहीं है, तो ऐसा कहा था उन्होंने और मीडिया सोशल मीडिया में जो है चर्चा में रही थी। इसके अलावा दोस्त कि मैनी एर्मिका हाउस जो है, जो कि इस अभिनेत्री का ऑफिस है वहां पे मुंबई में, वहां 48 करोड़ लागत की यह बिल्डिंग है दोस्त। तो यहाँ पर बोल रहे थे कि मुंबई में वहां पर जो है बीएमसी जो है, बृहन नगर मुंबई नगर म्युनिसिपल जो है कॉर्पोरेशन, वहां पे क्या किया था, तोड़ना शुरू कर दिया था इसका घर, जो कि चर्चा में रहा था और बहुत सारे न्यूज आए थे, बहुत बयान आए थे, आप लोग सुने होंगे। तो उन्होंने क्या किया था दोस्त, केंद्र सरकार अगर हमें सुरक्षा प्रदान करे तो मुंबई में ड्रग सप्लाई कहां से होता है ये बताने को तैयार है। कौन? रनावत। तो कंगना रनावत ये जो सनसनीखेज मुद्दे जो उठाए हैं दोस्त, इसमें केंद्र सरकार ने उसका सुरक्षा दिया है ताकि ड्रग माफिया को पकड़ सके। तो गृह मंत्रालय दोस्त, गृह मंत्रालय के तहत सीएपीएफ आता है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस जो है वो, उसके तहत जो है ये सुरक्षा प्रदान की जाती है घर के। तो ये जिम्मेदार होते हैं, इसमें सीआरपीएफ और आईटीबीपीएस आते हैं, ठीक है, एनएसजी भी आते हैं। तो इस तरह से दोस्त आप याद रख सकते हैं कुछ कुछ फैक्ट जो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए दोस्त ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। ये तो पहले तो न्यूज आया था और इसको कवर भी किए हैं, लेकिन फिर से आया है न्यूज कि अभी मान्यता मिल गया है, मतलब लिखित रूप से ये पारित हो गया है। तो क्या है दोस्त कि 49, हम लोग अभी सबसे, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है, मतलब हम लोग जो है आयात करते हैं रक्षा सामानों का, जैसे राफेल हो गया या फिर कोई भी जो है डिफेंस के क्षेत्र में, उसको हम लोग दूसरे देश से मंगाते हैं और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है आयात करने में। तो क्या है दोस्त कि हम लोग एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं कि हम लोग दुनिया में सामान बेचे। तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्त, एफडीआई चाहिए, मतलब हम लोग का देश में जो है वो इसमें कोई दूसरा देश या दूसरा कंपनी पैसा लगाए ताकि यहाँ प्रोडक्ट बने और हम लोग सप्लाई करें विदेश में। तो इसीलिए क्या किया दोस्त, 39% से लेकर 74%, पहले एफडीआई 39% का आता था, अब 74% का आएगा, भारत सरकार ने ऐसा कहा है। तो मुद्दा को समझते हैं दोस्त, उससे पहले क्या कहें, थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं प्रीवियस का। तो 36 में से 5 राफेल जो है भारत में जुलाई में लाया गया था और ये फ्रांस की कंपनी दसोल्ट से खरीदा गया था 36 राइफल, जिसका 59 करोड़ में डील हुई थी, 59,000 करोड़ में डील हुई थी राफेल का, ठीक है दोस्त। और ये राफेल जो है उसका कंपैरिजन हम लोग चीन का J-20 और जो पाकिस्तान का F-16 है उससे करते हैं। तो क्या कंपैरिजन है कि ये जो है हमारा जो राफेल है इसका स्पीड जो है 1.8 मैक है, 1.8 मैक मतलब ध्वनि का चाल जो है, साउंड का स्पीड, और साउंड को स्पीड से अगर ये जहाज का जो स्पीड है उसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, मतलब साउंड का स्पीड से मतलब 1.5 गुना ज्यादा स्पीड है इसका, ठीक है। 4.5 जनरेशन का ये है, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। और J-20 जो है दोस्त चाइना का वो 5th जनरेशन का है, ठीक है। और वहीं पर पाकिस्तान का F-16 जो है वो यूएसए से खरीदा गया था, यूएसए मतलब अमेरिका इसको दिया था पाकिस्तान को। तो ये जो है दोस्त 4th जनरेशन का कहलाता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखें दोस्त तो कि एफडीआई, एक एफडीआई होता है और एक एफएफआई होता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी कंपनी जैसे हम लोग का देश में डायरेक्ट आके इन्वेस्ट करती है तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझते हैं क्या है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई मतलब कंपनी को पैसा दे दिया अपना शेयर खरीदने के लिए, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो एफडीआई भी दो प्रकार के होते हैं, तो ऑटोमेटिक रूट से एक आते हैं, एक नॉन अप्रूवल रूट से आते हैं, ठीक है। एक अप्रूवल रूट से आते हैं और एक नॉन अप्रूवल रूट से आते हैं। तो क्या है ये समझते हैं। जैसे जियो ने फेसबुक को 9.9% जो हिस्सा है वो खरीद लिया था, मतलब 10% हिस्सा जो है फेसबुक जो है जियो का खरीद लिया था, और वो जो दिया था दोस्त पैसा उसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये जो है दोस्त ये क्या है,
गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब गवर्नमेंट इसमें कोई भी परमिशन का जरूरत नहीं पड़ा था, ये डायरेक्ट जियो कंपनी से बातचीत हो गया था और ये इन्वेस्टमेंट हो गई थी। तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन अप्रूवल रूट, ठीक है, सॉरी नॉन अप्रूवल रूट, ठीक है। और इसके अलावा जो दोस्त है 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है दोस्त, इससे नीचे के जो भी इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। ये तो ये इस बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया जाता है जो न्यूक्लियर फील्ड जैसे जगह पर कार्यरत है, न्यूक्लियर जैसे कोई भी परमाणु हथियार से रिलेटेड कोई भी आदान प्रदान होता है तो उसमें अप्रूव करता है ये बोर्ड, ठीक है, एफडीआई। और 5,000 से ऊपर का जो है दोस्त उसके लिए एक गठन किया जाता है समिति का, एक कमेटी का, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अप्रूव करता है दोस्त इस तरह का इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आता है तो ऑटोमेटिक एफडीआई जो है दोस्त वो क्या है कि सरकार सुरक्षा चेकिंग करता है। हालांकि ये जो है इसमें सरकार दखल अंदाजी नहीं करता है, जो जैसे फेसबुक ने दिया जियो को, तो इसमें सरकार का अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सरकार इसमें चेकिंग कर सकता है कि ये जो पैसा आया है इसमें कोई गलत तरीके से ना आया हो या फिर इसमें कोई सुरक्षा हवाले का खतरा ना हो, इस तरह से। तो भारत का टारगेट है दोस्त कि 1925 तक जो है 1.7 लाख करोड़ का टर्नओवर रखेगा रक्षा क्षेत्र के मामलों में, ठीक है, और 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट शुरू कर देगा, निर्यात करना शुरू कर देगा, मतलब दूसरे देशों में 35,000 करोड़ का जो डिफेंस सामग्री है, जो रक्षा उपकरण है वो भेजना शुरू करेगा, ठीक है दोस्त। तो मेक इन इंडिया के तहत ये किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसका नाम है DPEPP, ठीक है, तो डिफेंस प्रोटेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इस पॉलिसी का नाम है, इसके तहत ये कार्य किया जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रोचक क्वेश्चन है जिसको आपको जानना ही चाहिए। हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थोप ग्रूम जो है जो वो क्या है कि किस भारतीय अंतरिक्ष यान के नाम, अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अपना अंतरिक्ष यान का नाम रख रहा है, ठीक है दोस्त। जैसे हम लोग जानते हैं स्पेस एक्स जो है अमेरिका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो फाल्कन मिशन जिसका है, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में जाता है और वापस लौट के आ जाता है लोग, जो अमेरिका जो नासा के साथ मिलकर काम करता है। तो उसी तरह से भारत में भी दोस्त क्या है कि एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी खोला गया है इस नाम से नॉर्थोप ग्रूम्स। तो ये कंपनी क्या है दोस्त कि ये भी एक एयरक्राफ्ट बना रहा है, ठीक है, उसी तरह का। तो इसका नाम क्या रखा है, कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी दोस्त, तो कल्पना चावला पहला महिला थी भारत की जो क्या किया था, स्पेस पे गया था, ठीक है, नासा के द्वारा, ठीक है, नासा की तरफ से गया था। और पहली बार कब गया था दोस्त, तो 1997 में 19 नवंबर 1997 में गया था। और दूसरी बार जब गया था दोस्त तो क्या हुआ था, वापस लौटते समय ये 16 जून 2003 को क्या हुआ था कि इनका वापस लौटते समय एयरक्राफ्ट जो है में आग लग गई थी और ये इनका डेथ हो गया था, कल्पना चावला का, ठीक है दोस्त। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो महान जो एस्ट्रोनॉट था जिसका नाम क्या था, राकेश शर्मा, वो पहले भारतीय थे, ठीक है, ये पहले भारतीय महिला थी और वो पहले भारतीय थे, राकेश शर्मा, जिन्होंने स्पेस पे गया था दोस्त, ठीक है। तो उन्होंने स्पेस पे जाकर कहा था दोस्त, हम तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, ये सॉरी ये जवाहरलाल नेहरू, तो उनसे पूछा था कि ये मतलब हमारा जो देश है वो किस टाइप से दिखता है, हमारा देश अंतरिक्ष से। तो उन्होंने कहा था सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। तो इसी पे एक गाना भी है दोस्त, राष्ट्रीय गाना हम लोग समझते हैं। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्त तो क्या न्यूज है, एक छोटा सा न्यूज है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं हाल ही में किस शक्तिशाली तूफान ने कोरियाई प्रायद्वीप में, कोरियाई पेनिनसुला जो है वहां पर जापान में भारी तबाही मचाई है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान जहां पर है दोस्त, उस एरिया में जो है ये बहुत ही तबाही मचा दिया है। हैसल नाम है इस तूफान का। तो समझते हैं दोस्त क्या है और तूफान कैसे आता है। तो हम लोग समझते हैं कि क्या है, कौन से तूफान कैसे आते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब जो है इन्वायरमेंट का टॉपिक है। तो क्या है दोस्त कि अगस्त सितंबर महीने में जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा तूफान आता है। नॉर्थ मतलब इस तरह से, इधर का जो स्फीयर है, जो मतलब इधर का जो क्षेत्र है उसमें
क्या है कि तूफान आता है। और यह जो है दोस्त जुलाई और जो मतलब जून जुलाई में जो है वहां पर लैंड में आता है और समुद्र में जो है अगस्त सितंबर में आता है। तो इसका कारण क्या है कि दोस्त समुद्र जो है देर से गर्म होता है जमीन की अपेक्षा, ठीक है, यही कारण है। और देर से ठंडा भी होता है, जो ज्यादा देर से गर्म होगा वो ज्यादा देर से ठंडा होगा, ठीक है। तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है दोस्त, जानते हैं हम लोग, जहां निम्न दाब का लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होता है और वहां पर क्या होता है कि बाहर से हवाएं आकर उसका जगह लेने की कोशिश करती है, जिसमें क्या होता है कि हवाएं चलने लगती है और उसी तरह से तूफान भी बनता है। तो तूफान कोरियोलिस बन के कारण बनता है समुद्र में। तो समझते हैं कि क्या है। जैसे दोस्त यहाँ पर ये हवाएं नॉर्थ की ओर भागेगा तो ये कॉरियोलिस बल एक लगता है, एक फोर्स लगता है, उसके कारण क्या होता है कि इधर थोड़ा मुड़ जाता है और इसी तरह इधर से आएगा तो थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा और फिर इधर से थोड़ा सा आएगा तो इधर मुड़ जाएगा और इस तरह से क्या 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 करता है दोस्त, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो ये कहाँ आता है दोस्त, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज तूफान आता है और उसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में जो है क्लॉकवाइज तूफान आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रख लीजिए दोस्त। तो क्या हुआ है मुद्दा, तो मुद्दा समझते हैं क्या है। अगर पैसिफिक ओशियन में आता है तो चाइना के समीप आए तो इसे टाइफून कहते हैं। चाइना के समीप जो है पैसिफिक ओशियन, जो पैसिफिक ओशियन में जो है वहां पर प्रशांत महासागर में क्या है कि दोस्त वहां पर जो तूफान आता है उसको टाइफून कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पर जापान और कोरिया वगैरह सब यहीं पर स्थित है, तो यहाँ पर टाइफून कहा जाता है तूफान को, ठीक है। तो कैरेबियन ओशियन में अगर आए इस तूफान को तो वहां पर क्या कहा जाता है दोस्त, वहां पे इसको कहा जाता है हरिकेन, ठीक है। नॉर्थ ओशियन में जो अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पर हरिकेन कहलाता है और साउथ अमेरिका में जब आए तो इसको कहा जाता है टॉर्नेडो, ठीक है। जो अमेरिका में आता है तूफान टॉर्नेडो कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। और यदि अगर यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने आया दोस्त तो विली विली कहा जाता है। विली विली को पीली पीली से याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जर्सी पीली पीली है, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में अफ्रीकी देश अंगोला जो है, अफ्रीकी देश अंगोला में पहली बार संयुक्त कमीशन का बैठक किया गया है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर कमिश्नर भी नियुक्त किया जा चुका है भारत के द्वारा, कब, 1985 में ही। कमिश्नर क्या होता है दोस्त, कोई भी देश दूसरे देश में जाकर एक मतलब एम्बेसी बैठाता है, एक राजदूत बैठाता है जहां पर देश का कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से होता है। जैसे अमेरिका का कम्युनिकेशन होना है इंडिया से, तो अमेरिका जाकर कम्युनिकेशन नहीं होगा बल्कि अमेरिका का जो एम्बेसी यहाँ पर बना हुआ है भारत में, जहां अमेरिका का एम्बेसडर बैठते हैं, राजदूत बैठते हैं, वहां से कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह का जो है अंगोला देश के साथ है। अंगोला देश जो है दोस्त दक्षिण अफ्रीका का जो देश है उसमें से सबसे ज्यादा यहीं से व्यापार होता है भारत का, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा और अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन दबाइए। 1975 तक यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था, कहां पर दोस्त, ये अंगोला में। और भारत जो है ये इसको पुर्तगाल से आजाद कराने में बहुत मदद किया था, ठीक है दोस्त। तो ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में क्या हुआ था दोस्त, इज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक में किस बैंक ने टॉप किया था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड और थर्ड ओरिएंटल बैंक। इसमें क्या है दोस्त, भारत पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए इज 2018 में शुरू किया गया था। इसमें क्या है दोस्त, इनहेंस एक्सेस ऑफ सर्विस एक्सेलेंस 1.0 लाया, 2.0 लाया, 3.0 लाया। इसमें क्या है दोस्त कि मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन ये तय करता है कि जो कोई भी बैंक है वो किस तरह से बेस्टन कंसल्टेंसी के मदद से किस तरह से मतलब ग्रोथ कर रहा है और ये कस्टमर को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब सुविधा दे रहा है, इस आधार पर रैंकिंग निकाला जाता है। तो बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट था दोस्त और बाकी लोगों के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके अलावा अगर हम लोग चलते हैं न्यूज में तो कुछ छोटा छोटा न्यूज है। जैसे कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध किया है। मतलब क्या है दोस्त, एयर कंडीशनर एम्बुलेंस होगा जो जगह जगह जा के यात्री मतलब जगह जगह जाकर लोगों का इलाज करेगा, ठीक है। जो लोग मतलब हॉस्पिटल उतना दूर नहीं आ पाते हैं उसके लिए इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर का यूज किया गया है। इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है कर्नाटक सरकार ने और इनकी राजधानी है कर्नाटका का बेंगलुरु और जो है सीएम है वो बीएस येदियुरप्पा है और यहाँ का गवर्नर जो है वजुभाई वाला है, ठीक है। तो बांदीपुर, बनेरनाथ केंद्र मुख और नागर होल राजीव गांधी नेशनल पार्क जैसे यहाँ पर ये नेशनल पार्क है, उद्यान है,
राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्त की, तो कर्नाटका जो है उन 6 राज्यों में आता है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो बाइकैमरल व्यवस्था है यहाँ पर, जैसे हम लोग का सेंटर में होता है राज्यसभा लोकसभा उस तरह से। तो 6 राज्य कौन कौन से दोस्त? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी और कर्नाटका, यहाँ पर 6 राज्य है दोस्त। इसमें बाइकैमरल व्यवस्था यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो कि एक न्यूज क्या है, वो है कुछ इस तरह से, इसको भी हम लोग पढ़ देते हैं थोड़ा सा, कि हाल ही में भारत ने किन 2 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए जो है त्रिपक्षीय वार्ता किया। त्रिपक्षीय मतलब 3 लोगों का बीच में, 3 देशों के बीच में। तो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस है दोस्त। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो हम लोग जानते हैं कि सामने में है, और फ्रांस जो है बहुत दूर में है। तो हम लोग समझते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस का क्या मतलब इतना ये पड़ गया कि इन्होंने वार्ता भारत के साथ की। तो समझते हैं क्या है मामला। इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग हेल्ड ऑन इंडिया भारत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मरीन इंफॉर्मेशन, मतलब मरीन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कि आप समुद्री इंफॉर्मेशन को हमको दो और हम आपको देंगे, इस पर डील हुआ है। तो क्या है दोस्तों, भारत का जो है 7400 किलोमीटर समुद्री सीमा जो है लगता है, समुद्र के साथ सीमा लगता है भारत का। तो आईमैक ये क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर जो है भारत यहाँ पर बना के रखा है। कहाँ पर? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र में जगह जगह पे रडार लगा दिया। रडार क्या होता है दोस्त? तो रडार जो होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग होता है, जैसे सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है दोस्त कि समुद्र में कोई भी जहाज या कोई भी कुछ भी गतिविधि होता है तो उसको क्या करता है? सेंस कर लेता है रडार के माध्यम से और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर कुछ आया है। तो हम लोग उसी तरह से जहाज का पता लगाते हैं। तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है दोस्त। यहाँ पर क्या है कि फ्रांस का जो है कोई एक राजदूत टाइप से कोई व्यक्ति आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इनको मतलब जगह दिया जाएगा, जहां से क्या होगा? कम्युनिकेशन स्थापित होगा। यहाँ का सारा कम्युनिकेशन जो है वो फ्रांस पहुंचाएंगे, और फ्रांस में ही ऐसा एक होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करके एक आदमी रहेगा, जो फ्रांस में क्या है कि दोस्त वहां पर जो ओशियन है उसको यहाँ पर जानकारी देगा ये। तो फ्रांस के सामने जो है दोस्त मेडागास्कर जो जगह है, समुद्री सी है, वहां पर का जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत को देगा। स्ट्रेटेजिकली ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त राजनीतिक रूप से। तो ये था न्यूज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्त, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा तो और भी वीडियो बनाएंगे हम इस तरह से। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू, टेक केयर।